हेलो स्टूडेंट्स, पिछले ऑनलाइन वीडियो में हमने बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र पर मैं सल्तनत काल के इतिहास के स्रोतों पर चर्चा की थी। इस सेकंड वीडियो में हम मुगलकालीन इतिहास के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। मुगल काल में शासकों ने अपने दरबार में इतिहास लेखकों को नियुक्त करके उन्हें सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध करवा करके इतिहास लिखवाया। इस इतिहास लेखन में फारसी भाषा की ऐतिहासिक कृतियाँ हमें बहुतायत से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आत्मकथाएँ, प्रशासनिक ग्रंथ, साहित्यिक रचनाएँ, अभिलेख, सिक्के एवं यूरोपीय यात्रियों के विवरण भी इस काल के इतिहास लेखन पर प्रकाश डालते हैं। मुगल काल में राजकीय संरक्षण में इतिहास लेखन बड़ी मात्रा में हुआ। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से भी हमें अनेक ऐतिहासिक रचनाएँ उपलब्ध होती है, जिनमें तत्कालीन शासक वर्ग और उसकी नीतियों की आलोचना प्राप्त होती है। तत्कालीन यूरोपीय यात्रियों के विवरण से भी हमें इस काल के जनजीवन, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर उपयोगी जानकारी मिलती है। मुगलकालीन इतिहास की जानकारी देने वाला पहला जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह तुजुक बाबरी है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है। तुजुक बाबरी में जून 1504 से 1529 ईस्वी तक की घटनाएं हमें प्राप्त होती है। इस तुजुक बाबरी का प्रथम फारसी अनुवाद शेख जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया, जो बाबर का सद्र था। उसने केवल भारत से संबंधित भाग का ही फारसी अनुवाद किया। मिर्ज़ा पायंदा हसन गजनवी ने बाबरनामा के 6 वर्षों तक की घटनाओं का फारसी अनुवाद किया। बाद में इसे मोहम्मद कुली फसारी ने पूरा किया। तत्पश्चात अकबर के आदेश से अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया। बाबरनामा का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद विलियम अर्स्किन ने किया। इस प्रकार बाबरनामा से जो जानकारी हमें मिलती है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में बाबर के फरगना के सिंहासन पर बैठने से लेकर उसके अंतिम बार समरकंद छोड़ने तक का इतिहास है। दूसरे भाग में उसके भटकने और हिंदुस्तान पर उसके आखिरी आक्रमण पर समाप्त होता है। तीसरे भाग में हिंदुस्तान के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष का वर्णन उसने किया है। बाबर ने अपनी जानकारी किन स्रोतों से जुटाई, इसका भी उल्लेख उसने अपने इस ग्रंथ में किया है। बाबरनामा की शैली स्पष्ट, प्रभावशाली है। उसने घटनाओं को घुमाने फिराने के बजाय डायरेक्ट ही अपनी बात कह दी है। बाबरनामा से हमें हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा, प्राकृतिक दृश्य, आबो हवा, फसलें, फल फूल, सब्जियां, उत्पादन का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा उसने भारत की तत्कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में भी लिखा है। बाबरनामे में बाबर क्षत्रिय एवं सेना की दृष्टि से काफिर या हिंदू शासकों में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को काफ़ी अधिक शक्तिशाली बताता है। राणा सांगा के बारे में भी वह लिखता है कि सांगा एक महान योद्धा थे और उसे पराजित किए बिना हिंदुस्तान की विजय अधूरी रहेगी। खानवा के युद्ध से पूर्व की घटनाएं और खानवा के युद्ध की बाद की घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी हमें से मिलती है। बाबरनामा से बाबर के राजनीतिक दृष्टिकोण और उसके राजस्व सिद्धांत की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से
बाबरनामा में कई कमियां होने के बावजूद मुग़ल काल के इतिहास के लिए ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद मुग़ल काल का दूसरा महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथ है वह हुमायूंनामा है। अकबर के आग्रह पर बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की, जिसमें उसने हुमायूं के जीवन एवं शासन से संबंधित सारी जानकारी दी है। इसमें बाबर से संबंधित घटनाओं की जानकारी भी हमें मिलती है। हुमायूं के जीवन, उसकी लड़ाइयों, हमीदाबानों के साथ उसके विवाह, उसके बुरे दिनों एवं काबुल विजय का गुलबदन बेगम ने विस्तार से वर्णन किया है। हुमायूंनामा के बाद अकबरनामा अकबर के शासनकाल की जानकारी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अबुल फजल द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ दरबारी इतिहास का पहला उदाहरण है। इसमें प्राचीन काल से लेकर अकबर के शासनकाल तक का इतिहास हमें मिलता है। अबुल फजल ने अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से अकबर के गुणों की प्रशंसा की है। उसका सारा ध्यान राज दरबार और शासक वर्ग पर केंद्रित है। उसने अपने इस ग्रंथ में अकबर को इंसान कामिल माना है, जिससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है, तीसरा खंड है, जिसे पुनः 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें राजकीय साला, चित्रशाला, शस्त्रागार, गतशाला, अश्वशाला, रत्नागार, टकसाल, मुद्रा, अंतःपुर, दरबार के शिष्टाचार, सम्राट की दिनचर्या, दीन इलाही इत्यादि का वर्णन आईन अकबरी के प्रथम भाग में मिलता है। इसके दूसरे भाग में सैनिक व असैनिक कर्मचारियों, सेना के भाग, मनसबदारी प्रथा, वेतन प्रणाली, आखेट व मनोरंजन के साधनों का वर्णन मिलता है। आईन अकबरी के तीसरे भाग में न्याय व्यवस्था, नए सन के प्रचलन, भूमि व्यवस्था तथा राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। इसका चौथा भाग हिंदुओं के साहित्य, ज्योतिष, दर्शन आदि के साथ बाह्य आक्रमणकारियों, विदेशी यात्रियों, मुस्लिम संत एवं उनके संप्रदायों का विवरण है। 5वें भाग में अकबर के नित्य उपदेशों एवं अबुल फजल की आत्मकथा है। इस प्रकार अकबरनामा मुग़ल काल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद जहांगीर की आत्मकथा तुज़ुक-ए जहांगीरी, जिसे तारीख़ सलीम शाही जहांगीरनामा, इकबालनामा के नाम से भी जाना जाता है, में जहांगीर के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तुज़ुक-ए जहांगीरी में जहांगीर के शासनकाल के 19वें वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन है। अपने शासन के 12वें वर्ष तक का वर्णन जहांगीर ने स्वयं किया। उसके बाद 19वें वर्ष तक की घटनाएं मोहतमिद खां ने लिखी और इसके बाद मौलवी मोहम्मद हादी ने इस तुज़ुक-ए जहांगीरी को पूरा किया। इस ग्रंथ में जहांगीर की शासन प्रणाली, सम्राट के आदेश, कानून, दिनचर्या, सैन्य अभियान, खुसरो, खुर्रम, आवध खां के विद्रोह, भारत की जलवायु, वनस्पति, सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, नूरजहाँ से संबंधित विवरण, कूटनीति, नूरजहाँ जनता इत्यादि का विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। तुज़ुक से हमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का भी निष्पक्ष वर्णन मिलता है।
इसमें जहांगीर ने अपनी कमजोरियों व दोषों को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कानूनी हुमायूनी खौंद मीर की रचना है। इसमें बाबर व हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। हुमायूं ने उसे अमीर उल अखबार की उपाधि दी थी। 1533 में उसने इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया था। हुमायूं के शासन संबंधी नियम, कानून और दरबार की रस्मों का इसमें अच्छा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तारीख रसीदी मिर्ज़ा हैदर दौलत की रचना है, जो खुद कन्नौज के युद्ध में उपस्थित था। उसने इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा। इसमें हुमायूं के शासन काल का वर्णन मिलता है। तज़किरातुल वाक़ियात का लेखक जौहर आफ्ताबची था, जो कि हुमायूं का निजी सेवक था। वह उसके अच्छे बुरे दिनों का साथी था। अकबर के आदेश से 1586 ईस्वी में उसने तज़किरात की रचना प्रारंभ की। वह लिखता है कि उसका इरादा सारी बातें बताना नहीं, वरन केवल हुमायूं के जीवन से संबंधित विवरण देना है। उसने हुमायूं के सिंहासनारोहण से उसकी मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में हुमायूं और ईरान के साथ तैमास्प के मध्य आपसी मतभेदों का वर्णन भी जौहर ने किया है। जौहर ने जिन घटनाओं का वर्णन दिया है उसका उनसे प्रत्यक्ष संबंध था, इसलिए उसने उसका विस्तार से वर्णन दिया। जैसे कामरान को अंधा करने की घटना का उसने मर्मस्पर्शी उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में तिथियों की गलतियां देखने में आती है, क्योंकि जौहर ने हुमायूं की मृत्यु के 30 साल बाद ये ग्रंथ स्मृति के आधार पर लिखा, इसलिए इसमें गलतियां स्वाभाविक थी। उसने हुमायूं के सारे कार्यों को ठीक बताने का प्रयास किया, क्योंकि बादशाह की कृपा पर उसकी पदोन्नति निर्भर थी। फिर भी यह हमें हुमायूं के शासनकाल की अच्छी जानकारी देता है। तज़किरा-ए-हुमायूं अकबर बायज़ीद बयात की रचना है। इस ग्रंथ में बायज़ीद बयात ने हुमायूं के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उसने हुमायूं के काबुल व ईरान प्रवास, कामरान से संघर्ष, कंधार और काबुल विजय इत्यादि का वर्णन किया है। इसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित लगान व्यवस्था, जागीरों के शासक और घोड़े दागने की प्रथा का भी विस्तृत उल्लेख किया है। बायजीद ने अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके प्रतिष्ठित अमीरों बैरम खां, कारदी बेग व मुनिम खां से संबंधित जानकारी भी अपनी इस रचना में दी है। बायजीद का कुछ वर्णन धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता का भी द्योतक है। वह हेमू को हरामजादा काफिर कहता है, लेकिन लेखक हुमायूं व अकबर दोनों का समकालीन था और दोनों की सेवा में रहा, इसलिए दोनों के शासनकाल की जानकारी का यह महत्वपूर्ण सोर्स है। तारीख़ शेरशाही का रचनाकार अब्बास खां सरवानी था। उसने अकबर के आदेश से इस ग्रंथ की रचना की। उसने इस ग्रंथ का नाम तोहफ़ा अकबर शाही रखा था। बाद में अहमद यादगार ने इसको तारीख़ शेरशाही का नाम दिया और यही नाम प्रसिद्ध हो गया। तारीख़ शेरशाही अकबर को समर्पित है, मगर इसमें हमें मुख्यतः शेरशाह के शासनकाल की घटनाओं, उसकी शासन प्रणाली और सुधारों के बारे में जानकारी मिलती है। शेरशाह की जनहितैषी कार्यों एवं उसके द्वारा निर्मित सड़कों व सरायों का विस्तृत वर्णन अब्बास खां ने अपने इस ग्रंथ में किया है। शेरशाह के शासनकाल की जानकारी का यह एक
महत्वपूर्ण स्रोत है। नफ़ाइसुल मासिर मीर अलाउद्दौला काज़वीनी इस रचना को अकबर के काल की पहली ऐतिहासिक रचना माना जाता है। इस ग्रंथ में अकबर को शरीयत का शिक्षक, उल्लेमा का सरप्रस्त बताया गया है। आगरा और फतेहपुर सीकरी के बहुत से भवनों में अकबर के दरबारी गवैयों और शायरों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। तारीख़ अकबरी आरिफ कंधारी द्वारा रचित तारीख़ अकबरी में अकबर के राजस्व सुधारों, दाग प्रथा, जागीरों जब्त करने और मनसबदारों को नकद वेतन देने से उत्पन्न स्थिति का वर्णन है। आरिफ कंधारी अकबर के काल में राज्य सेवा में था, अतः उसने बड़ा ही प्रामाणिक और विस्तृत विवरण लिखा है। तारीख़ अकबरी के बाद तबक़ात अकबरी से भी हमें मुग़ल काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तबक़ात अकबरी का लेखक निज़ामुद्दीन अहमद अकबर के कई अभियानों में उसके साथ रहा था। वह गुजरात, मालवा एवं अजमेर में उच्च पदों पर भी नियुक्त रहा। उसने अपने ग्रंथ में 977 से 1594 ईस्वी तक का भारत का इतिहास लिखा। उसने राणा सांगा के पौरुष एवं उसकी उदारता की प्रशंसा की है। निज़ामुद्दीन की भाषा शैली निष्पक्ष है और कट्टरता से मुक्त है। उसने अबुल फजल की चापलूसी और बदायूंयों की कट्टरता के मध्य एक नया मार्ग अपनाया है। यह एक प्रकार से हम कहें हिंदुस्तान का साधारण इतिहास है। तिथियाँ तो इसमें भी त्रुटिपूर्ण हैं, फिर भी इसे एक आदर्श इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। मुंतखब तवारीख का रचयिता बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में खुद उपस्थित था और उसने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल अपने इस ग्रंथ में किया है। बदायूं का यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। यह अकबर की उदारता और गैर मुस्लिमों को उच्च पद पर नियुक्त करने की नीति की आलोचना करता है। बदायूं की नज़र में अकबर के शासन संबंधी सुधार इस्लाम के खिलाफ एक साजिश थी। अपनी तवारीख में बदायूं की कट्टरता प्रकट होती है। इसमें भी घटनाक्रम और तिथियों का एक प्रकार से हमें अभाव ही मिलता है। फिर भी तत्कालीन शासक और शासन प्रणाली की भूलों के विवरण के कारण वह अकबरनामा की सत्यता को जानने में हमारी मदद करता है। इकबालनामा जहांगीरी मोतमिद खां की रचना है। उसने जहांगीर के शासनकाल की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मोतमिद खां मावत खां के विद्रोह के समय स्वयं शाही शिविर में उपस्थित था। उसने उन हालातों का अच्छा विवरण अपने ग्रंथ में लिखा है। बादशाहनामा मोहम्मद अमीन काज़वीनी की रचना है, जो शाहजहाँ के शासनकाल में उच्च अधिकारी था। शाहजहाँ ने उसे अपने काल का इतिहास लिखने का आदेश दिया। इसमें शाहजहाँ के शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों का वर्णन है। काज़वीनी का बादशाहनामा शाहजहाँ के शासनकाल का पहला सरकारी इतिहास है। यह 3 भागों में विभक्त है।
पहले भाग में शाहजहाँ की बाल्यावस्था से उसके सिंहासनारोहण तक का वृत्तांत है। दूसरे भाग में शाहजहाँ के शासनकाल के पहले 10 वर्ष की घटनाओं का वर्णन है। तीसरे भाग में संतों, फकीरों और विद्वान लोगों का वृत्तांत है। दूसरा बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया। इसमें शाहजहाँ के शासनकाल के प्रारंभ के 20 वर्षों का इतिहास है, जो 10-10 वर्षों के 10 वर्षों के 2 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में वे सामान्य घटनाओं के साथ साथ शहजादों, अमीरों, सूफियों, विद्वानों, कवियों का उल्लेख करता है। दूसरे खंड में वे शाहजहाँ के शासनकाल के 11वें से 20वें वर्ष की गतिविधियों का उल्लेख करता है। लाहौरी अकबरनामा की शैली पर अपने ग्रंथ को लिखना चाहता था, मगर अपनी रचना में भी शैली को बनाए नहीं रख सका। लाहौरी काजविनी के प्रभाव से भी अपने को मुक्त नहीं कर सका। नूरजहाँ के प्रति वह भी काजविनी के समान कठोर ही रहा। उसने आवश्यकता अनुसार तिथियाँ भी लिखी है। शाहजहाँ के काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी के लिए लाहौरी का बादशाहनामा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बादशाहनामा के नाम से ही तीसरी कृति मोहम्मद वारिस की है। इसने लाहौरी के बादशाहनामा को पूर्ण करने के लिए यह बादशाहनामा लिखा। लाहौरी ने ही अपने शिष्य वारिस को आगे का इतिहास लिखने का जिम्मा सौंपा। इसमें शाहजहाँ के शासन के अंतिम 10 वर्षों 21वें वर्ष से 30वें वर्ष तक का इतिहास मिलता है। उसने अपने ग्रंथ में तिथि क्रम व घटनाओं का विशेष ध्यान रखा है। वारिस ने शाहजहाँ के स्थापत्य कला प्रेम का भी रोचक विवरण दिया है। अमल सालेह मोहम्मद सालेह ने अपने इस ग्रंथ में शाहजहाँ के शासनकाल की घटनाओं के साथ उसके बंदी जीवन, उसके पुत्रों की मृत्यु व उसकी मृत्यु का मार्मिक विवरण दिया है। सालेह ने अपने ग्रंथ में शहजादों, अमीरों और मनसबदारों की सूची पदानुसार दी है। उसने तत्कालीन उलेमाओं, विद्वानों, हकीमों व शायरों का भी संक्षिप्त वृत्तांत दिया है। तारीख शाहजहानी या शाहजहाँनामा सादिक खान द्वारा लिखा गया। वह शाहजहाँ के शासनकाल में उच्च पदों पर नियुक्त था, इसलिए उसने उच्च अधिकारियों से संबंधित जानकारी भी अपने ग्रंथ में दी है। जहांगीर की मृत्यु से शाहजहाँ के शासनकाल के अंत तक का वर्णन सादिक खान ने किया है। नूरजहाँ की अपने दिवंगत पति के प्रति श्रद्धा रखने के कारण उसकी प्रशंसा करता है। आलमगीरनामा का रचनाकार काजिम सिराजी औरंगजेब के शासनकाल का सरकारी इतिहासकार था। उसने औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा। सिराजी ने औरंगजेब की नीतियों की प्रशंसा की है तथा उसके पिता और भाइयों की नीतियों की आलोचना की है। सिराजी ने वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और बिगड़ते कृषि हालातों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। औरंगजेब को ये बातें रास नहीं आई, इसलिए उसने उसके इतिहास पर रोक लगा दी। मुंतखब उल लुबाब की रचना मोहम्मद हाशिम, जो अपने उपनाम खाफी खां के नाम से विख्यात था, ने की। खाफी खां औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुख शेर और मोहम्मद शाह का समकालीन था। उसने 1579 से 1733 ईस्वी तक का मुग़ल शासकों का इतिहास लिखा है। इसमें मुग़ल साम्राज्य की पतन के कारणों पर भी प्रकाश डाला है। औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर रोक लगा दी, अतः उसने
गुप्त रूप से अपने इस ग्रंथ की रचना की। डाउसन ने इस ग्रंथ को मुगल वंश का इतिहास कहा है। औरंगजेब द्वारा गायकों के संगीत को गहराई में दफनाने के प्रसंग का भी वह उल्लेख करता है। औरंगजेब के काल में ठेकेदारी प्रथा के कारण किसानों के शोषण और खेती पर उपस्थित संकट को भी वह रेखांकित करता है। उसने लिखा कि मुगल साम्राज्य का पतन अमीरों का दो गुटों ईरानी और तुर्रानी में बढ़ जाने से हुआ। इस सब के बावजूद खाफिकाओं को निष्पक्ष इतिहासकार नहीं कहा जा सकता। वह औरंगजेब और उसकी नीतियों के पक्ष में ही अपने लेखन का अधिक प्रयोग करता है, जबकि मराठों राजपूतों का वर्णन लिखते समय वह पक्षपाती वर्णन लिखता है। प्रशासन की अक्रमण्यता के विषय में कुछ भी नहीं लिखता है। इन कमियों के बावजूद समकालीन होने के कारण मंतखब लुबाब मुगल काल के इतिहास लेखन का प्रामाणिक सोर्स माना जा सकता है। मासिर आलमगीरी साकी मुस्तैद खां का एक ग्रंथ औरंगजेब के शासनकाल को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें औरंगजेब के शासनकाल के 11वें से 20वें वर्ष तक की घटनाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसमें शतनामी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। सर जदुनाथ सरकार ने मासिर आलमगीर को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। इसके अलावा चाहार चमन चंद्रपान ब्राह्मण द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया है भी मुगल कालीन विशेष तौर से शाहजहाँ कालीन शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। चंद्रभान शाहजहाँ के 4 दीवानों अफजल खां, इस्लाम खां, सादुल्ला खां इत्यादि के साथ रहा। इस कारण से मुगल प्रशासन के आंतरिक ढांचे और कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी थी। चाहार चमन में चंद्रभान ने उन दीवानों का वृत्तांत दिया है जिनके साथ उसने काम किया। सुजान राय भंडारी खुलासत उत तवारिख में भी 1667 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। इसमें महमूद गजन की उपलब्धियों व कार्यता बाबर से लेकर औरंगजेब तक का वर्णन मिलता है। सुजान राय भंडारी ने अपनी इस रचना में काबुल और कंधार को हिंदुस्तान के 2 दरवाजे बताया है। भीमसेन कायस्थ की फारसी रचना नुस्खा दिलकुशा भी औरंगजेब कालीन राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं सैन्य जानकारी पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। ईश्वरदास नागर के फतवाते आलमगीरी में औरंगजेब के शासन के 34वें साल तक का इतिहास मिलता है। राठौड़ राजपूतों और मराठों के साथ औरंगजेब के संबंधों का इसमें विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। वाक़ियात आलमगीरी का लेखक आकिल खां उत्तराधिकारी का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने स्वयं इस युद्ध में भाग लिया, अतः उसने इस ग्रंथ में उत्तराधिकारी विस्तृत विवरण भी किया है। क्षेत्रीय रचनाएं इस क्षेत्रीय राजस्थानी भाषा में लिखित ख्यात ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। नैणसी की ख्यात मनोत नैणसी द्वारा लिखी गई है। इसमें मारवाड़ सहित प्रमुख राजपूत राज्यों का इतिहास लिखा गया है। मारवाड़ रफ्तारनारी विगत भी मारवाड़ के इतिहास पर प्रकाश डालती है। असमिया भाषा में लिखे बुरंजिया असम के अहोम शासकों का इतिहास जानने का मूल्यवान स्रोत है। मराठी भाषा के बखर मराठा इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार फारसी भाषा के ऐतिहासिक और साहित्यिक ग्रंथ, आत्मकथाएं, प्रशासनिक ग्रंथ इत्यादि मुगलकालीन इतिहास के स्रोतों पर हमने चर्चा की है। जय हिंद।